चलिए बात करते हैं अपने इस वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वही बैक्टीरिया की बात करनी है क्योंकि नीट के सिलेबस में आपका बैक्टीरियल सिस्टम का डीएनए रेप्लिकेशन और जेनेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कोर्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ठीक है, डीएनए की जो सिंथेसिस है वो कब होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये इवेंट कब होगा, है ना। तो आप जानते हैं बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में आपके यूकैरियोटिक सेल की तरह सेल साइकिल के जो एक सक्सेसिव सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, वो सक्सेसिव सिक्वेंशियल इवेंट्स आपको बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, है ना। तो यूकैरियोट में तो आप बोल सकते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस या रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है, सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में होता है, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कब होता है, जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करती है। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक। तो बाइनरी फिशन में आपका डीएनए रेप्लिकेट होगा और एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम बनेंगे और फिर वो डॉटर सेल्स में सेग्रीगेट आउट हो जाएंगे और फिर सेल जो है वो डायरेक्टली स्प्लिट करके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो ओवरऑल इवेंट है, जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को हमें डिफाइन करना है और इसके अलग अलग फेजेस को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड समझिए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब क्या है। देखिए रेप्लिकेशन वर्ड में दो वर्ड आते हैं, रेप्लिका, यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो आपका क्या है, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है जेरोक्स कॉपी। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए एक डीएनए मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक, और ये डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेशन करता है अपना। डुप्लीकेशन आप जानते हैं, एक से दो मॉलिक्यूल का बनना, है ना। तो इस तरीके से सपोज करिए ये अपना डुप्लीकेशन कर रहा है और डुप्लीकेशन करके दो मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये पेरेंट डीएनए होगा, ठीक है, पेरेंटल डीएनए, और ये हमारे क्या होंगे, डॉटर डीएनए। पेरेंटल डीएनए है और डॉटर डीएनए है। तो बनने वाले जो दो मॉलिक्यूल हैं जो डुप्लीकेशन से बने हैं, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल 100% एग्जैक्टली मैच करते हैं, ठीक है, 100% मैचिंग विथ पेरेंटल मॉलिक्यूल, ठीक है, पेरेंटल मॉलिक्यूल से 100% मैचिंग शो करते हैं, तब ऐसे केस में जो बनने वाले डॉटर डीएनए हैं वो क्या होंगे, जेरोक्स कॉपी। तब बोल सकते हैं इनको जेरोक्स कॉपी बोल सकते हैं। यानी सेम तरह का, एग्जैक्टली सेम तरह के कॉम्पोजिशन का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, और तब ऐसे केस में जेरोक्स कॉपी जब बनते हैं तो रेप्लिका कॉपी कहलाएंगे। और रेप्लिका कॉपी कहलाने की वजह से इस डुप्लीकेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन वर्ड जो है वो रेप्लिका से लिया गया है। तो इस तरीके का अगर बिहेवियर हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक बात कही 100% सिमिलर, तो जाहिर सी बात है 100% सिमिलर बनाने की कोशिश की जाती है, बट एग्जैक्ट 100% नहीं होता है। आप बोल सकते हैं 99.999%, है ना। बहुत माइन्यूट मिस्टेक होता है, एरर रह जाता है, मतलब बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड आपकी चेंज हो जाएगी नेचुरली, इतना एरर रेट होता है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी 100% के इक्विवेलेंट है। तो आप इसको इस तरह से साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। अब बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन का टोटल प्रोसेस है, इसको यूकैरियोट की तरह ही 3 स्टेप में हम लोग बांटते हैं। 3 स्टेप यानी रेप्लिकेशन कहीं से स्टार्ट होगा, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू करेगा, और फिर कहीं जाकर के स्टॉप होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब स्टार्ट वाला इवेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फेज या इनिशिएशन स्टेप। प्रोग्रेस करेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन स्टेप। और जब कहीं जाकर के स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट होगा, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं
जिनकी हमें यहाँ पे बात करनी है, और ये भी देखना है कि इनमें कौन कौन से मेन मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, जो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन है इसको हम लोग 3 स्टेप में बांट रहे हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन, यानी जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरा स्टेप इलोंगेशन, यानी रेप्लिकेशन प्रोग्रेस करेगा, कंटिन्यू रहेगा। एंड टर्मिनेशन, जब रेप्लिकेशन स्टॉप होगा। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप के लिए जरूरत क्या है? तो देखिए, इनिशिएशन स्टेप के लिए जरूरी है ORI सीक्वेंस का। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में रेप्लिकॉन के बारे में एक डिटेल व्यू दिया था। तो आप जानते हैं रेप्लिकेशन का इवेंट होने के लिए एक रेप्लिकॉन का होना जरूरी है, और उस रेप्लिकॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। तो बैक्टीरिया का जो पूरा क्रोमोसोम है वो एक सिंगल रेप्लिकॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बनाया है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पे ये एक ORI ओरिजिन सीक्वेंस है, और ओरिजिन सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा बाई डायरेक्शनल, यानी इधर भी और इधर भी, दोनों डायरेक्शन में। प्लस नीचे की तरफ आएंगे तो मल्टीपल कॉपीज आपको मिलेंगी टर साइट की। टर साइट यानी टर्मिनस साइट, जहां पे आकर के रेप्लिकेशन स्टॉप होगा। ठीक है, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? टर साइट्स। ठीक, तो इस तरीके से आपका ओरिजिन सीक्वेंस है और टर साइट है, तो ये पूरा मिलकर के एक रेप्लिकॉन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी ओरिजिन सीक्वेंस से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे ओरिजिन सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, ईस्ट के केस में, ईस्ट आपका यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट के केस में ORI की जगह एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं ARS। ईस्ट के केस में ओरिजिन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ARS बोलते हैं, यानी ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो वहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल बैक्टीरिया की बात करें तो ओरिजिन सीक्वेंस हो गया। इसके अलावा आपको सभी एंजाइम चाहिए जो यहाँ पे जरूरत है, यानी DNA Pol III जो रेप्लिकेशन करेगा, हेलिकेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, गायरेज एंजाइम, ये सभी एंजाइम, गायरेज जिसको आप टोपोआइसोमरेज बोलते हैं, तो सभी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब वर्क करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे ATP एनर्जी भी यूज होता है और GTP एनर्जी भी यूज होता है, तो यानी ATP और GTP दोनों इस्तेमाल होते हैं। प्लस साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन है जो एंजाइम द्वारा यूज किया जाता है, यानी DNA Pol III जो एंजाइम है हमारा, वो रेप्लिकेशन करने के लिए जिस मेटल आयन की उसको रिक्वायरमेंट होती है, उस मेटल आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का यूज होता है, और साथ में DNA के न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए, DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं? DNTP, है ना, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अगर आप इसको इलेबोरेट करना चाहें तो इसमें आपका DATP, इसी तरीके से DGTP, प्लस इसी तरीके से DTTP और CTP, यानी ATP, GTP, TTP, CTP, सबका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉर्म आपको मिल रहा है जिससे आप DNA बनाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर जब हम इलोंगेशन में जाएंगे तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो इसलिए टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ेगी, यानी वो स्ट्रैंड जिसको कॉपी करके नया DNA बनाना है, तो वो आपको जरूरत पड़ेगी। प्लस एंजाइम्स हमारे सभी वही रहेंगे, एक एंजाइम यहाँ बढ़ जाएगा, DNA लाइगेज, है ना, तो DNA लाइगेज एक यहाँ पे अपना वर्क करना शुरू कर देता है। प्लस यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी सिर्फ ATP के फॉर्म में यूज होगा, और मैग्नीशियम आयन यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, और DNA के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे भी होंगे, यानी वही DNTPs यहाँ पे होंगे आपके। क्लियर? जब टर्मिनेशन स्टेप पे आएगा, यानी प्रोसेस स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए आपको मिलेगा टर साइट, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और इसी टर साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं टस प्रोटीन। टस का फुल फॉर्म होता है टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस। तो टर्मिनस यूटिलाइजिंग सब्सटेंस नाम का प्रोटीन है, और यही प्रोटीन टर साइट को रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेता है ताकि टर्मिनेशन में मदद करे। क्लियर? तो ये 3 बेसिक स्टेप हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टेप से चलते हैं, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप जो है, जब DNA रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होगा, तो सपोज करिए बैक्टीरिया का जीनोम है ना, बैक्टीरियल जीनोम जिसमें ओरिजिन सीक्वेंस है। अब इसके ओरिजिन सीक्वेंस के आसपास का कुछ सीक्वेंस लेकर के हम डिटेल में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड DNA है और ये आपका ओरिजिन सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम को बाइंड कराने के लिए यहाँ पे कुछ दूसरे प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम नीट के लिए
डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो ओरिजिन सीक्वेंस पे सबसे पहले एक प्रोटीन बाइंड करती है डीएनए ए, और डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करने के बाद ओरिजिन सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा मेल्ट कर जाता है। तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है मेल्ट, या किताबों में आप पढ़ेंगे डीएनए मेल्टिंग वर्ड यूज होता है। तो मेल्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट रहा है धीरे धीरे, और स्ट्रैंड सेपरेट होने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग को स्टार्ट करने में मदद कौन करता है? डीएनए ए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओरिजिन सीक्वेंस में ऐसी क्या खास बात होती है कि ओरिजिन सीक्वेंस से ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ओरिजिन सीक्वेंस को जब आप स्टडी करेंगे तो ओरिजिन सीक्वेंस आपका एटी रिच होता है। एटी रिच सीक्वेंस है। एटी का मतलब ये रहा कि जैसे ए यानी एडेनिन आपका थायमिन से अटैच होता है, ग्वानिन आपका साइटोसिन से अटैच होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसीलिए वो सीक्वेंस जहां पे डीएनए को मेल्ट करना है नेचुरली, वहां पे 80 का परसेंटेज हाई होता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? 80 रिच। तो ओरिजिन हमारा 80 रिच सीक्वेंस है, ठीक है। तो डीएनए ए बाइंड करेगा, और उसके बाइंडिंग के कुछ समय बाद ही डीएनए बी यानी हेलिकेज एंजाइम हमारा बाइंड करेगा। हेलिकेज का दूसरा नाम हमारा क्या होता है? डीएनए बी। तो डीएनए बी बाइंड करेगा, और डीएनए बी को बाइंड करने में मदद करेगा डीएनए सी, ठीक है। तो इस तरह से ए पहले बाइंड करके स्पेस क्रिएट करेगा, और उस स्पेस में फिर बी की बाइंडिंग सी की मदद से हो जाएगी। तो हमारा हेलिकेज बाइंड कर जाएगा। हेलिकेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, रेड कलर से। तो ये हमारा हेलिकेज बाइंड करेगा। जैसे हेलिकेज बाइंड करेगा तो ओरिजिन सीक्वेंस का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है पूरी तरह टूटेगा, और वो लूप के फॉर्म में बल्ज आउट हो जाएगा। तो जब लूप के फॉर्म में बल्ज आउट हो जाता है तो इस बल्जिंग स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं रेप्लिकेशन। क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन बल्ब या रेप्लिकेशन बबल, ठीक। तो रेप्लिकेशन बल्ब या रेप्लिकेशन बबल बना, और इस बबल में 2 कॉर्नर्स हैं, एक यहाँ पे जहाँ हेलिकेज एंजाइम बाइंड किया हुआ है, दूसरा यहाँ पे दूसरा हेलिकेज एंजाइम का यूनिट है, ठीक है। तो 2 हेलिकेज यूनिट आप यहाँ पे बाइंड किए हुए हैं। तो ये कॉर्नर जो है इसको बोलते हैं फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क 2 हो गए, और एक आपका रेप्लिकेशन बल्ब हो गया। अब इसके बाद दूसरे प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। तो दूसरे प्रोटीन्स कौन कौन? हमारे SSBP यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सबसे पहले आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये तुरंत जो अलग हुए स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, जो सिंगल स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, उन सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स को ये आकर के बाइंड कर लेता है। क्यों बाइंड करता है? ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, ये आपस में वापस पेयर ना बना ले, है ना, वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए, तो हेलिकेज का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से उसको रोकने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। प्लस सेल के अंदर न्यूक्लियस में या बैक्टीरिया के सेल में डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में जब डीएनए मेल्ट आउट होगा तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को रिकॉग्नाइज करके उस पर बाइंडिंग कर सकते हैं। तो कोई एडिशनल रिएक्शन ना हो और वो हमारा सिंगल स्ट्रैंड जो सेपरेट आउट हुआ है वो स्टेबिलाईज रहे, इसके लिए SSBP का होना जरूरी है, ठीक है। तो SSBP अपना काम कर रहा है। फिर प्राइमेज एंजाइम हमारा आ जाएगा। प्राइमेज याद रखिएगा हमेशा हेलिकेज एंजाइम के साथ अटैच होता है। देखिए जहां पे हेलिकेज है वहीं पे प्राइमेज को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अटैच हो गया, और साथ ही साथ गाइरेज एंजाइम आ रहा है। गाइरेज एंजाइम दोनों तरफ बाइंड कर रहा है, ठीक है, ताकि ये दोनों तरफ होने वाले सुपर कॉइलिंग को रोक सके, ठीक है, और डीएनए को रिलैक्स कर सके बाय मेकिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो गाइरेज नेगेटिव सुपर कॉइल बना करके डीएनए को रिलैक्स करता है ताकि हेलिकेज आसानी से उसको सेपरेट आउट करता रहे, ठीक है। एंजाइम्स का डिटेल व्यू मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में दिया है, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी, और तब यहाँ पे डीएनए सी का वर्क तो बिल्कुल ओवर हो गया, क्योंकि इसका काम क्या था? सिर्फ हेलिकेज को बाइंड कराना। तो हेलिकेज की बाइंडिंग के बाद सी जो है रिएक्शन से आउट हो जाएगा, और बाकी सभी एंजाइम्स बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो सभी कुछ बाइंड हो गए। अब सिर्फ क्या रह गया है हमारा? डीएनए पॉल 3। तो डीएनए पॉल 3 डाइमर के फॉर्म में यूज होता है, आप जानते ही हैं। तो इस डाइमर के भी 2 यूनिट यूज होंगे, ठीक है, और साथ में डीएनटीपी यानी डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड, जिसका इस्तेमाल करके ये हमारा काम आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये आकर के देखिए दोनों फॉर्क पे, रेप्लिकेशन फॉर्क दोनों तरफ है, दोनों फॉर्क पे एक एक डाइमर हमारा बाइंड हो गया, और बाइंड होने के बाद छोटा छोटा डीएनए बनाना शुरू कर देगा। तो मैंने यहाँ एक हल्का सा डीएनए दिखाया है, न्यू डीएनए, ठीक है। कुछ न्यूक्लियोटाइड है, 2-3 न्यूक्लियोटाइड ही अभी जुड़ा हुआ है, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड अभी जुड़ा है, यानी वर्क हमारा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि डीएनटीपी का इस्तेमाल हो रहा है। डीएनटीपी यानी डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करके ये धीरे धीरे बाइंड कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे
कि जो SSBP बाइंड है एक एक SSBP को हटाता जाएगा और उसकी जगह न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा और DNA बनाता जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होगा। ओरिजिन सीक्वेंस पे DNA A बाइंड करेगा और उसको ओपन करेगा, ठीक है, मेल्ट करेगा। मेल्टिंग में स्पेस क्रिएट होगा तो DNA B C के मदद से बाइंड कर जाएगा, यानी हेलिकेज C की मदद से बाइंड करेगा और फिर पूरी तरह से उसको सेपरेट आउट कर देगा, तो रेप्लिकेशन बल्ब बन जाएगा और फिर दूसरे प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारा DNA बनाने वाला एंजाइम DNA Pol 3 और उसके न्यूक्लियोटाइड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। नया DNA बन रहा है, न्यू DNA की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। तो आइए उसकी भी बात करें। देखिए इलोंगेशन में क्या होगा कि इनिशियल स्टेप में जो DNA सिंथेसिस आपकी स्टार्ट हुई थी रेप्लिकेशन बल्ब के अंदर, तो अब उसका एक हिस्सा मैंने कट करके यहाँ बना लिया है, ठीक है। इसका हाफ पार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली वीडियोस में कि DNA की सिंथेसिस हो या रिपेयर हो, दोनों प्रोसेस का डायरेक्शन फिक्स होता है। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो है वो हमेशा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, यानी DNA की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ठीक है। तो अब जब DNA हमारा मेल्ट हो रहा है, आगे आगे ये आपका गाइडेज एंजाइम है। गाइडेज का काम क्या है, गाइडेज का काम है DNA को रोटेट करते रहना, ठीक है, ताकि ये निगेटिवली सुपरकॉइल होकर के रिलैक्स होता रहे और इस तरह से ओपन फॉर्म में रहे और तब हेलिकेज उसको आसानी से ओपन करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से गाइडेज का अपना रोल है। तो ये आगे आगे मूव कर रहा है और ये हमारा हेलिकेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलिकेज है और हेलिकेज से अटैच हमारा प्राइमेज है और दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, प्राइमोसोम, ठीक है। दोनों मिलकर के प्राइमोसोम कहलाते हैं और ये हमारा DNA Pol 3, DNA Pol 3 जो कि DNA की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक। तो अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, DNA पॉलीमरेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम के ठीक पीछे पीछे चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और सिंथेसिस किधर होनी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं भाई, ये पुराने DNA के 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए, 2 स्ट्रैंड्स को कॉपी करके उस पर नया स्ट्रैंड बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रैंड पे, इस स्ट्रैंड का मतलब रहा, इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या देखिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पे सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी जिस डायरेक्शन में होनी है उस डायरेक्शन में आसानी से हो सकता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में सिंथेसिस होनी है उसी डायरेक्शन में एंजाइम हमारा मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से मूवमेंट हो रही है, बात समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे सिंथेसिस आपका कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा तो इस वजह से जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पे रेट ऑफ DNA सिंथेसिस फास्ट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कंटिन्यूअसली लगातार DNA बन रहा है तो इसलिए रेट ऑफ सिंथेसिस क्या होगा, फास्ट होगा। और रेट ऑफ सिंथेसिस फास्ट होने की वजह से इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग नाम क्या देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड या लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी आप बोल सकते हैं, लीड कर रहा है ना। जबकि दूसरी तरफ हम देखें एंजाइम के मूवमेंट का डायरेक्शन या रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, जबकि सिंथेसिस करना है बैकवर्ड। देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बैकवर्ड डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। तो एंजाइम या रेप्लिकेशन फॉर्क फॉरवर्ड जा रहा है, सिंथेसिस जो है वो बैकवर्ड आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे सिंथेसिस कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में सिंथेसिस होगा, ठीक है। और टुकड़े टुकड़े में जब सिंथेसिस होगा तो बार बार प्राइमर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार DNA का एक छोटा सा सीक्वेंस या स्ट्रेच सिंथेसाइज हो जाएगा फिर वर्क को स्टॉप करना पड़ेगा, और जब स्टॉप करना पड़ेगा फिर दोबारा नए सिरे से वर्क को स्टार्ट करने के लिए एक नया प्राइमर बनाना पड़ेगा, है ना। तो DNA रेप्लिकेशन बिना प्राइमर के तो होता नहीं है, ठीक। तो इस वजह से प्राइमर की जरूरत बार बार पड़ेगी। तो यही रीजन है कि प्राइमेज एंजाइम हेलिकेज के साथ अटैच होकर के इसी लैगिंग स्ट्रैंड पे चिपका रहता है। आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे है, लीडिंग स्ट्रैंड पे नहीं है ना। तो याद रखिएगा प्राइमोसोम
या प्राइमेज एंजाइम या हेलिकेज एंजाइम की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, लैगिंग स्ट्रैंड पे, लीडिंग स्ट्रैंड पर नहीं होता है। ठीक, अब बार बार सिंथेसिस करनी है तो टुकड़े में डीएनए बनेगा, तो जो टुकड़े में डीएनए बनता है, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने, डीएनए फ्रेगमेंट्स, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिस्कवरर के नाम पर, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवरर के नाम पर इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ होती है या साइज बोल सकते हैं, बैक्टीरिया के केस में इसका जो साइज होता है वो 1000 टू 2000 है ना, न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर का होता है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप बेस पेयर में चलेंगे तो 1000 टू 2000 बेस पेयर होगा, या सिर्फ आप नए स्ट्रैंड की बात करेंगे तो 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक, और उसके बीच बीच में आपका क्या लगा है, प्राइमर, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये सब हमारे क्या है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे बार बार डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस करनी है, टुकड़े में डीएनए बनाना, इसलिए बार बार प्राइमर लगेगा। जबकि लीडिंग स्ट्रैंड पे एक बार में सिंथेसिस हो जा रही है, इसलिए यहाँ एक ही प्राइमर की जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज आरएनए प्राइमर। ठीक, तो जाहिर सी बात है, यहाँ टुकड़े में सिंथेसिस हो रही थी, यहाँ कंटिन्यूअस हो रहा था, तो ये फास्ट चल रहा था तो लीडिंग स्ट्रैंड था। अब ये स्लो होगा कंपैरेटिवली, तो जब स्लो होगा तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को, अब इस स्ट्रैंड को मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा, ये हमारा स्लो चलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर? तो इस तरीके से जो डीएनए की सिंथेसिस होगी, प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा। उस प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस हो रही है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, जबकि दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस हो रही है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। तो ना तो पूरा प्रोसेस ना तो पूरी तरह से कंटिन्यूअस रहा, ना पूरी तरह से डिसकंटिन्यूअस, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो दोनों प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ओवरऑल जो मैकेनिज्म रहा, ठीक है, ओवरऑल जो मैकेनिज्म रहा वो क्या रहा आपका, सेमी यानी हाफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, तो जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो कैसी हो रही है, सेमी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो याद रखिएगा, एक स्ट्रैंड को कॉपी करके दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, इस वजह से इस तरह की डीएनए सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और जो सिंथेसिस का तरीका है, एक पे कंटिन्यूअस एक पे डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए दूसरा मैकेनिज्म भी अप्लाई होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस, यानी दोनों मैकेनिज्म को मर्ज किया जाए तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस है वो सेमी कंजर्वेटिव प्लस सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो इसी तरीके से अब सिंथेसिस होती जाएगी और ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि टर्मिनल सिग्नल यानी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं आ जाता है, तब तक प्रोसेस आगे बढ़ा रहेगा, और जैसे टर्मिनेशन आएगा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद बात करना है टर्मिनेशन स्टेप का। देखिए, बैक्टीरिया में जो टर्मिनेशन स्टेप है उसमें क्या होगा, ये मान लीजिए टर्मिनेशन स्टेप है। ठीक है, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से चल रहा हूँ कि ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, ओरिजिन सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, दो अपोजिट रेप्लिकेशन फॉर्क बने हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने पहले के वीडियोज में भी बताया है आपको कि जब दोनों फॉर्क एक साथ सिंथेसिस करते हैं, यानी दोनों पे सिंथेसिस एक साथ हो रही है, तो ऐसे सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस स्टार्ट हुई, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, इलॉन्गेशन फेज में गया, देखिए धीरे धीरे सिंथेसिस हो रही है, एक नया डीएनए स्ट्रैंड निकल बन करके अलग हो रहा है। ठीक है, फिर फाइनली एक मॉलिक्यूल से आपके दो मॉलिक्यूल क्रोमोसोम ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और ये रहा टर साइट। तो टर साइट पे जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क पहुंचता है, टर साइट पे जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क पहुंचता है, टस प्रोटीन आकर के बाइंड कर लेती है। ठीक है, तो ये टस प्रोटीन रही। ठीक है, टस प्रोटीन क्या करती है, इसके डायरेक्शन में जाने वाले जो फॉर्क हैं उसको मूवमेंट के लिए अलाउ करती है, जबकि जो इसके अपोजिट आने वाले फॉर्क हैं उसको स्टॉप कर देती है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इधर से रेप्लिकेशन फॉर्क आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों कहीं ना कहीं किसी एक टर्म पॉइंट पे टकराएंगे, और जब दोनों कहीं ना कहीं एक टर्म पॉइंट पे टकराएंगे तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद वो दोनों एक रिंग के फॉर्म में दिखेंगे, और स्टार्टिंग में रिंग जो है वो आपकी उलझी हुई रहती है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यही अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट जो है सबसे ज़रूरी होता है टर्मिनेशन के लिए, है ना। यानी दोनों रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट देखिए, इधर से ये दोनों आ रहे हैं, आते 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 जहाँ टकराएंगे वहीं सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी और डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए टर साइट का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, कि अगर टर साइट को म्यूटेट कर दे तो क्या डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो, डीएनए के रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन नहीं होगा, तो आंसर होगा यस, होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि अगर टर साइट नहीं भी होगा तो भी एक अपोजिट जो मूवमेंट हो रही है दोनों फॉर्क की, दोनों अपोजिटली मूविंग फॉर्क अगर ये कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगे, और जहां दोनों के बीच कोलिजन होगा उसी पॉइंट पे टर्मिनेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टर्मिनेशन होगा। यूकैरियोट में भी सेम मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में दो सर्कुलर डीएनए बनते हैं वो आपस में इस तरह रिंग की तरह उलझे रहते हैं, और इस तरह से उलझ करके जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, एसोसिएशन होता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन बोलते हैं, और फिर फाइनली टोपोआइसोमरेज से इन दोनों को अलग किया जाता है, तो दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन बैक्टीरिया में कंप्लीट होता है।